जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए सेशन में। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 10 के विज्ञान विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के आया हुआ हूं। इस वीडियो में हम लोग 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जिसका उत्तर हम सभी को ओएमआर शीट पर देना रहता है। तो आइए देखते हैं कि 2024 में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न किस प्रकार से आया था तथा उससे किस प्रकार से क्वेश्चन बनने की संभावना है जो हमारे लिए 2025 में हेल्पफुल होगा। आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन का मूल्यांकन करते हुए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव किस प्रकार से बनता है? तो ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है। जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्वेश्चन कर रहा है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं तो वो क्या होता है? तो उसके साथ होता है कि वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं। ठीक है, जब ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी तो दूर हटने के क्रम में ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। अगर ये अभिलंब की ओर झुक जाए तो आपको जो उत्तर होगा विरल माध्यम से सघन माध्यम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर हटने की बात की जा रही है, इसीलिए जो उत्तर होगा वो हो जाएगा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जो आपके इस उत्तर हो जाएगा इसमें हो जाएगा 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का बनेगा। जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग कैसा होता है? इसमें रंग पूछा जा रहा है, तो जो आपका उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। जो दूर रंग होता है वो लाल होता है और स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न कह रहा है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? ठीक है, क्या प्रश्न पूछ रहा है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो यहाँ पर जो एम्पियर सेकंड है किसका मात्रक हो जाएगा, वो आवेश का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, किलोवाट घंटा ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। विद्युत वाहक बल का क्या मात्रक होता है? तो विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, और वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि इनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 I2 एम प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 तथा H2 हो तो ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो जो इसमें आपका उत्तर होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए H1 बटा H2 और इक्वल टू R2 बटा R1, यही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का जो मात्रक होता है ऑप्शन बी न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मेथेन का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है? तो मेथेन का सूत्र होता है CH4, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, संरचनात्मक सूत्र पूछ रहा है। तो जो आपका उत्तर होगा वो उत्तर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन बी। ठीक है, जो ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। कौन सी श्रेणी ऐसी है जो समजातीय है? तो इसमें जो उत्तर आपका होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा CH4 C2H6, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसमें जो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है वो ऑप्शन ए में लिखा गया है PbNO3 और 2, ये होता है इसका रासायनिक सूत्र। ठीक है,
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा आपका, सबको पता है कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 7 होता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि एंटीमनी क्या है। एंटीमनी क्या है, तो एंटीमनी एक उपधातु है। ठीक है, एंटीमनी एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। ये एक रासायनिक समीकरण दिया गया है, ये इसको आप जब पूरा करेंगे तो इसमें जो आपका उत्तर आ जाएगा वो ऑप्शन सी में लिखा गया है, C3CH3COO2H5, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछा गया है कि कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। तो कोशिकीय प्रक्रम में जो ऊर्जा मुद्रा होता है वो ATP में होता है। ठीक है, ये आपको उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पित्त रस का स्राव कहाँ पर होता है। तो जो पित्त रस का स्राव होता है वो यकृत में होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं, तो सबको पता है कि पराग कोश में पराग कण होते हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछ रहा है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पत्तियों पर कलियां किस रूप में कहाँ पर विकसित होती हैं, तो ब्रायोफिलम में। यहाँ पर पत्तियों में कलियां यहाँ पर विकसित होती हैं, ब्रायोफिलम में। अगला प्रश्न देखिए, एक लिंगी फूल का उदाहरण है। एक लिंगी फूल का जो उदाहरण होता है, ऑप्शन ए पपीते का फूल होता है, वो एक लिंगी फूल का उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी हैं सब द्विलिंगी फूल का उदाहरण है, लेकिन ये क्या है, एक लिंगी फूल का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो सामान्य व्यक्ति को भी पता है कि एक स्वस्थ मनुष्य में जो सामान्य रक्तदाब होता है वो 120 और 80 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला निर्माण का मतलब ये होता है कि आपको एक सीक्वेंस बनाना है। जैसे इसमें ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिए, घास जो होता है प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है और घास को बकरी खाती है। बकरी को कौन खाता है, मानव खाता है। कहने का मतलब ये है कि एक सीक्वेंस है जो ऑप्शन नंबर बी में आपका बन रहा है। इसके अतिरिक्त किसी भी ऑप्शन में ये नहीं। आप देख लीजिए, पहले वाले ऑप्शन में देख लीजिए, घास गेहूं आम कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बकरी गाय हाथी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, घास मछली और बकरी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा, घास को बकरी खाएगी और बकरी को मानव खा जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कैसा लगा आप लोगों का कितना उत्तर सही हुआ, ये सभी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपने जब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया तो आपका कितना उत्तर आपको सही मिला। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।